what we bring every year to Shanghai. हर साल हम दुनिया की सरे फहरिस्त साइंस को चीन में लाते हैं। दर हकीकत हमारे ख्याल में ये बहुत सी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर जिद्दत को उजागर करने, इसकी हौसला अफजाई करने और प्रैक्टिस करने का बेहतरीन तरीका है। जब हमें पता चला कि स्कूल को सोलर सिस्टम की ज़रूरत है तो हम यहाँ आए। दर हकीकत इस साल लॉन्गी ने तालीमी शोबों में CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बहुत से फलाही काम किए हैं। मैं हमेशा इस ICT मुकाबले को ICT टैलेंट को फ़रोग देने और एकेडमी और इंडस्ट्री के दरमियान रवाबित पैदा करने की मैं इसकी भी तारीफ़ करूँगा कि ट्रेनर्स और तालिब इल्मों को दीगर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जैसा कि क्लाउड कंप्यूटिंग, मसनूई ज़हानत, बिग डेटा और सिक्योरिटी वगैरह में माहिर बनाने के लिए मज़ीद तरबियत दी जाए ताकि हमें हालिया रुझानात तक रसाई हासिल हो सके। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ नसरीन। नवंबर के अवाइल में 5वां वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट फोरम और वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट एसोसिएशन की पहली अवार्ड्स की शानदार तकरीब चीन के शहर शंघाई में मुनक़िद हुई, जो शंघाई इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक अहम ऑफलाइन यूनिट भी है। अदाद-ओ-शुमार की रोशनी में देखा जा सकता है कि ये फोरम कितना अहम है। इसमें 20 से ज़्यादा ममालिक और खिदों के 60 साइंसदान शरीक हुए, जिनमें 28 नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस के 31 माहिरीन शामिल रहे। इसके अलावा 32 नौजवान साइंसदान और 100 से ज़्यादा नौ उम्र साइंसदान भी ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीक़ों से शरीक हुए। आइए रिपोर्ट देखिए। आलमी इनाम याफ्ता एसोसिएशन WLA एक गैर मुनाफा बख्श गैर सरकारी बैनुल-अक़वामी तंजीम है। इसकी बुनियाद 2017 में हांगकांग में रखी गई थी। ये नोबल इनाम, वुल्फ प्राइज, लॉस्कर एवार्ड्स, टूरिंग एवार्ड्स, मेक आर्थर फेलोशिप और फील्ड्स मेडल हासिल करने वाले इनाम याफ्ता अफराद के लिए दुनिया की सबसे बड़ी तंजीमों में से एक है। 5वां आलमी इनाम याफ्ता फोरम इस साल नवंबर में चीन के शहर शंघाई में मुनक़िद हुआ। 2 नोबल इनाम याफ्ता अफराद ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और मौके पर मौजूद नामानिगारों ने उनका इंटरव्यू किया। What we bring every year to Shanghai. हर साल हम दुनिया की सरे फहरिस्त साइंस को चीन में लाते हैं। दर हकीकत हमारे ख्याल में ये बहुत सी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर जिद्दत को उजागर करने, इसकी हौसला अफजाई करने और प्रैक्टिस करने का बेहतरीन तरीका है। दरअसल इस किस्म के बेहतरीन साइंस फोरम ने बहुत अच्छा माहौल पैदा किया है। इसके साथ साथ शंघाई में आला साइंसी फोरम के इनकाद को चीनी हुकूमत की तरफ से काफ़ी ताउन हासिल हुआ है। दरअसल साइंस का ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ है। इसे ना सिर्फ हुकूमत की हिमायत की ज़रूरत है, बल्कि पूरी दुनिया के एहतराम की भी ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी फ्रंट लाइन तहकीक और तफ्तीश भी शामिल है। चुनाचे हर शोबा का साइंस से गहरा ताल्लुक़ है। If you'd have asked me a different question, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं और आप सोच कर बताएं कि हमारी अब तक की सबसे बड़ी साइंसी ईजाद क्या है। मेरा जवाब यह है कि सबसे बड़ी साइंसी ईजाद साइंसी तरीक़ों की ईजाद और दरियाफ्त है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि साइंसी तरीक़ाकार में बड़ी सलाहियत पाई जाती है। ये सिर्फ इंसानी तख़य्युल की वजह से ही महदूद हो सकता है, क्योंकि इसकी कोई आखिरी हद नहीं है। इसका ताल्लुक़ कुछ ख़ास लोगों से नहीं, बल्कि ये हर किसी का भी हो सकता है। एक और मिसाल लेते हैं। हमने जीन एडिटिंग के बारे में बात की, जिसने इस साल नोबेल इनाम भी जीता था। दर हकीकत इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसे समंदर पार से आए खुलियाती जानदारों जैसे निज़ाम से तैयार किया गया है। इसके अलावा चाहे चीन हो या अमेरिका, बायोटेक्नोलॉजी इंसानी सेहत और माहौल जिसमें लोगों के दरियाफ्त करने के बाद हम रहते हैं में 50% से ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है। सादा अल्फाज और मिसालों के साथ 2 साइंसदानों ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साइंस के इतलाक का इजहार किया। when chemistry and biology united to produce
बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मुसलसल मिलाप से बायोकेमिस्ट्री बनी है, जिसका इंसानी मेटाबॉलिज्म से गहरा ताल्लुक है। जैसे कि दिल की बीमारी, इंसानी दिल की बीमारी को अच्छी तरह से काबू में रखने से इंसान की ज़िंदगी का दौरानिया मुसलसल तवील होता है। वक्त के साथ साथ इंसान को कैंसर होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अब हमारे साइंसदानों ने इस किस्म के कैंसर का सबब बनने वाले जीन्स भी दरियाफ्त कर लिए हैं, और ये पहली बार है कि इंसानी माशरे को इस किस्म की खुशखबरी मिली है। अब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नई अद्वियात मौजूद हैं जो इंसानों को कैंसर के बेहतर इलाज और इस पर काबू पाने में मदद कर सकती हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि असल में इन तमाम तिब्बी कामयाबियों की जड़ें बुनियादी साइंसी तहकीक में मौजूद हैं। पूरी दुनिया में बहुत से नौजवान ऐसे हैं जिनके पास बुनियादी तहकीक आज़ादाना तौर पर करने के लिए ऐसा माहौल और ऐसा निज़ाम मौजूद है। ये WLO के वजूद की अहमियत है। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल नासिर साहब, जो कि अब पोस्ट डॉक्टर रिसर्च फेलो एट सेकंड एफिलिएटेड हॉस्पिटल ऑफ चंगजो यूनिवर्सिटी, चाइना। जी जनाब, अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे रिपोर्टर ने इस फोरम पे 2 नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदानों का इंटरव्यू किया। एक है जो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के माहिर हैं और दूसरा सेल बायोलॉजी के हैं। तो आपके ख़्याल में इस वक्त पाकिस्तान की जो बायोलॉजी या हयातियाती साइंस की तरक्की की क्या सूरत हाल है और इसे किन पहलुओं पे मज़ीद बेहतर बनाने की गुंजाइश और सलाहियत मौजूद है? पाकिस्तान में भी वक्त के साथ जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। जिस तरह का फॉर एग्जांपल आप देख लें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में जो फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी थी, जो जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, इस तरह से पाकिस्तान में और भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनानी चाहिए, जिसकी वजह से जो वो एडवांसमेंट है या जो इम्प्रूवमेंट है वो एक बहुत जल्दी जो है हम उस जो एडवांस लेवल है उधर तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान में है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो हमें जो है वो जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर फोकस करना चाहिए कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो और रिसोर्सेज हो तो आप जो है वो आपकी जो ग्रोथ है वो फास्ट हो सकती है। जिस तरह आप चाइना को देख लें कि मतलब उनकी जो जितनी जल्दी से ग्रूमिंग हो रही है, जो ग्रोथ हो रहा है, उसका मरहुन यही है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रिसोर्सेज उन्होंने पैदा किए हुए हैं। उसके अलावा और एक बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान में तो कुछ रिसोर्सेज भी है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन उनके लिए टेक्निकल जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो है, लेकिन उसमें ये है कि जो सपोर्ट स्टाफ है उनको जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट है उनकी एक्सेस उतना होती नहीं है। अगर जिसके पास होता है वो उतना जो है वो अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि जो हमारे पास ऑलरेडी एडवांस चीज़ें पड़े हुए हैं तो उसके लिए ऐसे बंदे चाहिए जिसकी मेंटेनेंस हो। दूसरा ये है कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स अगर आप देख लें वर्ल्ड में तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 4-5-6 कंट्रीज जो है इकट्ठे एक दूसरे के साथ जो है वो प्रोजेक्ट इकट्ठे कर रहे होते हैं। इस तरह और भी हमारे ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन और भी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, क्योंकि जो इंडिविजुअल बेस होती हैं उनकी उतना फॉलो अप वगैरह नहीं होती, लेकिन अगर 2 मुल्कों के दरमियान हो तो उसमें उसकी जो है वो फॉलो अप भी होना पड़ता है। उसके अलावा जो है आप देखते हैं कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट या क्या एडवांसमेंट आने चाहिए। लोंगी सोलर एक चीनी कंपनी है जो पाकिस्तान में बिजली की कीमत को कम करने के लिए रूफ सोलर पैनल फराहम करती है। हाल ही में इसने कई पाकिस्तानी स्कूलों के साथ माली मदद की फराहमी के MOU पर दस्तखत किए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। हाल ही में चीनी कंपनी लोंगी सोलर ने KPK सूबे के मर्दान शहर में सेंटर फॉर स्पीच एंड हियरिंग में 20.7 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट नस्ब किया। इस मंसूबे को रिनर्जी ने अंजाम दिया, जो लोंगी सोलर और हवावे का मुकामी पार्टनर है। ये मंसूबा दोनों की CSR कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी सरगर्मियों का हिस्सा था। सोलर प्लांट बिजली की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाएगा। मैंने लोंगी के लिए तो मैंने आपको कहा, जब मैं तकरीर कर रही थी तो मैंने कहा इन्होंने तारीख़ लिखी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोगों का आना जाना होता था, लेकिन उन्होंने इस मामले में उन्होंने नहीं सोचा था।
پھر میں نے خود ایمبیسڈر سے بات کی تھی اور میں نے ایمبیسڈر کو کہا تھا کہ یہ بچے جب گرمیاں ہوتی ہیں تو ان کا جو ہیئرنگ ایڈ ہوتا ہے وہ گیلا پڑ جاتا ہے اس سے اپنا کیا کہتے ہیں ہمیں گرمیوں میں، خیر اب نام میں بھول گئی ہوں، تو اس سے جو ہے نا یہ پسینہ جاتا ہے ہیئرنگ ایڈ میں گرمیوں میں جب ان کو ہم پڑھاتے ہیں، تو آپ یقین کریں وہ ہیئرنگ ایڈ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جس سے پھر وہ نہیں پڑھ سکتے، پھر ہمیں اور لینا پڑتا ہے اور کہ پھر ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوتی، ادروائز جو کہ کوئی سپورٹ دے دے، کوئی پیسے دے دے تو ہم کہتے کہ چلو اس سے ہم ان کے لیے نکال لیتے، تو یہ تو اب کم از کم یہ محروم اب جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے تو اتنا کچھ دے دیا ہے کہ میرے خیال میں سے یہ تو میں نے بتایا کہ تاریخ میں لکھی جائے گی، تو میرا تو یہی ہے کہ خوش قسمت یہ کہ آج اللہ تعالیٰ نے لونگی مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے دنیا کا معروف فوٹو وولٹک انٹرپرائزز ہے اور 2019 سے پاکستان میں پلانٹس، اسکولوں اور ہسپتالوں کو پی وی ماڈیول فراہم کر رہا ہے۔ And when we know that the school needs a solar system, that's why we come to here. جب ہمیں پتہ چلا کہ اسکول کو سولر سسٹم کی ضرورت ہے تو ہم یہاں آئے۔ در حقیقت اس سال لونگی نے تعلیمی شعبوں میں CSR یعنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے بہت سے فلاحی کام کیے ہیں۔ اس اسکول میں یہ ہمارا پہلا موقع ہے اور ہم نے 21 کلو واٹ کا سولر سسٹم فراہم کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس سولر سسٹم کے ذریعے ہم یہاں کے بچوں اور اساتذہ کو مزید بجلی فراہم کر سکتے ہیں جس سے ان کی زندگی بہتر ہوگی۔ اور یہ جو ہے نا یہ NGO ہے، NGO کے طور پر یہ چل رہا ہے اور NGO کے طور پر جو ہے نا یہ لوگ ہمارے ساتھ ڈونیشن اور ٹوٹلی ہے، ایک بات اس میں یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی ڈونیشنز پر ہی چل رہا ہے اور ڈونیشن لوگ ہمیں فارن سے بھی آتے ہیں، جس طرح آپ بھائی یہاں ہیں ہمارے سولر کا، اور ہم اور یہ بچے، یہ خصوصی بچے آپ کا بہت مشکور ہے کہ آپ لونگی کمپنی نے ان بچوں کے لیے سولرائزیشن کیا اور ہم اس کے بچوں کے لیے طرف سے اور ڈائریکٹر سوشل ایگزیکٹو کونسل اور سٹاف کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ CSH مردان کی بنیاد پیدائشی بہرے پن کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کے والدین نے 1984 میں رکھی تھی، جس کا خواب تھا کہ وہ اپنی زندگی کو ہر ممکن حد تک معمول کے قریب پہنچا دیں۔ ایسے دیگر بچوں کے والدین نے بھی سینٹر کے قیام میں ہاتھ بٹایا۔ CSH ارد گرد کے اضلاع بشمول ثوابی، چارسدہ اور نوشیرہ کے بچوں کو خصوصی تعلیم دیتا ہے۔ اب تقریباً 210 بچے اور 40 عملے کے ارکان ہیں۔ لونگی سولر کے نمائندے زوگاؤ اور گلوبل انڈسٹریز کے CEO ڈیو مارزوک نے سولر پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب میں پرفارم کیا۔ انہوں نے علاقے کے گویائی اور سماج سے محروم بچوں کے لیے CSH کی خدمات کو بھی سراہا۔ سب سے بڑی بات یہ نا کہ ہمارا سٹاف جو ہے نا ان کو تو ایسے کریڈٹ دینا چاہیے جس کا کہ میرے پاس کوئی ان کے لیے وہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے جو گھر والے ہوتے ہیں آپ یقین کریں ان کی تنخواہیں اس سے کم ہوتی ہیں کیونکہ ان کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ جذبے سے ان بچوں کو اس مقام پہ لے آتے ہیں کہ وہ بچہ اپنی تکلیف، اپنی پڑھائی وہ بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے۔ سائلنٹ لینگویج ہوتی ہے۔ نومبر میں لونگی سولر نے MN کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر بھی دستخط کیے تھے۔ ایجوکیشن کیمپس لاہور، جس کے تحت کمپنی 1 سال کے لیے 20 طلبہ کی ٹیوشن فیس ادا کرے گی، اسکول انتظامیہ اور طلبہ نے چینی سولر کمپنی کے پرو ایجوکیشن اقدام کو سراہا، جس سے شائستہ پس منظر کے حامل ہونہار طلبہ معیاری تعلیم سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ جی اس کا بہت فائدہ ہوگا کیونکہ دیکھیں جو لو کلاس کے ہیں پیرنٹس وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی اچھی ایجوکیشن حاصل کرے، اور ان میں بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھی ایجوکیشن کے لیے ذہین بچے ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا آپ کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا رزلٹ دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر تو ایجوکیشن فرسٹ سٹیپ ہے، ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کیا جائے گا تو انشاءاللہ آگے جا کے یہی بچے جب ہمارے فیلڈ میں جائیں گے تو اس کا بہت بینیفٹ آئے گا، اور چائنا آلویز ان ہماری کنٹری میں جو بھی پرابلم آتا ہے چائنا فرسٹ آتا ہے کہ وہ ہیلپ کے لیے، اور جو بھی معاملات ہیں چائنا فرسٹ ہوتا ہے۔
It's my great honor to be میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں پاکستان میں ہوں اور مجھے مستحق بچوں کی کفالت کا موقع ملا ہے۔ لونگی پاکستان میں فلاحی سرگرمیاں جاری رکھے گی۔ حالیہ برسوں میں فوٹو وولٹک پاور اپنی بڑی مقدار، حفاظت، ماحول دوستی اور وسیع استعمال کی وجہ سے پاکستان سمیت تمام ممالک کے لیے اہم قابل تجدید توانائی بن گئی ہے۔ تاہم ترقی پذیر ممالک میں فوٹو وولٹک سپلائی چین بھی ممکنہ خطرے میں ہے۔ حال ہی میں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف کامرس نے فوٹو وولٹک سیلز اور ماڈیولز کے لیے طوالت سے متعلق انکوائری کا ایک ابتدائی تعین جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ویتنام، تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور دیگر ممالک میں پی وی مینوفیکچررز کو ابتدائی طور پر تباہ کرنے کے طریقوں کا تعین کیا گیا ہے۔ اپنی سالانہ رپورٹ میں لونگی نے نشاندہی کی کہ بین الاقوامی تجارتی تنازعات نے بین الاقوامی تجارتی ترتیب کو سنجیدگی سے بگاڑ دیا ہے اور عالمی کاربن غیر جانبداری میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ اس قسم کے ٹکراؤ نے فوٹو وولٹک صنعت پر ایک خاص اثر ڈالا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دوسرے ممالک بھی اس کی پیروی کریں گے، جو صنعت کی پائیدار ترقی کو متاثر کرنے والے مزید تجارتی ٹکراؤ کا باعث بنے گا۔ ہواوے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی سی ٹی مقابلہ دنیا کے سب سے بڑے بین الاقوامی آئی سی ٹی مقابلوں میں سے ایک ہے۔ اس سال کے مقابلے میں پاکستان سے 2 ٹیموں نے پریکٹس مقابلے کی نیٹ ورک کیٹیگری میں حصہ لیا اور انعامات بھی جیتے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے ان ٹیموں کے ٹیوٹر ڈاکٹر فہیم یار کھوار کو اپنی کہانیاں شیئر کرنے کی دعوت دی ہے۔ آج ہم فاتح کی کہانی سنتے ہیں۔ آئی سی ٹی سالانہ بین الاقوامی مقابلے ہواوے کے مقامی ٹیلنٹ کو فروغ دینے اور ملک کی صلاحیتوں میں اپنی سرمایہ کاری کو بروئے کار لانے کے لیے سب سے باوقار پروگراموں میں سے ایک ہے۔ یہ مقابلے کے گھریلو باب کے فاتحین کو $20,000 کے شاندار انعام کے لیے فائنل میں حصہ لینے کے لیے چین جانے کی اجازت دیتا ہے۔ ہواوے کے آئی سی ٹی مقابلے کے ساتھ فہیم کا سفر بطور ٹرینر 2017 میں شروع ہوا، جب ٹرینر پروگراموں کا پہلا بیچ شروع ہوا۔ 2017 میں میں نے ہواوے کی طرف سے انسٹرکٹرز تیار کرنے کے لیے ایک مختصر تربیت کا اہتمام کیا تھا، جو پاکستان میں یونیورسٹیوں کی مختلف اکیڈمیز میں بطور ٹرینر کام کریں گے۔ میں تب سے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلباء کو آئی سی ٹی میں سرٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے تربیت فراہم کر رہا ہوں۔ ہمارے طلباء نے 2019-2020 تک ہواوے آئی سی ٹی مڈل ایسٹ اور عالمی مقابلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پچھلے سال انہوں نے مشرق وسطیٰ کی سطح پر پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے ہواوے آئی سی ٹی کمپٹیشن 2021 میں شرکت کرتے ہوئے پاکستان کی نمائندگی بھی کی اور انہیں اس سال ہواوے آئی سی ٹی کے عالمی مقابلے میں پہلے انعام سے نوازا گیا۔ یہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے جو ان طلباء کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز، ان کے کیریئر کی ترقی اور مستقبل میں ایک اچھا پاکستانی شہری بننے کے لیے ان کو تیار کر سکتا ہے۔ مقابلے سے شرکاء کو عملی کام کرنے اور پوری دنیا سے حوصلہ مند اور تخلیقی صلاحیت رکھنے والے افراد سے ملنے کا موقع ملتا ہے، جس سے باہمی طور پر سیکھنے اور ترقی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ 2019 کے ساتھ ساتھ 2021 میں فہیم کو مشرق وسطیٰ کے علاقے میں ہواوے ٹیکنالوجیز کمپنی لمیٹڈ کی طرف سے بہترین ٹویٹر کا ایوارڈ ملا۔ تاہم ایسے انعامات آسانی سے نہیں ملتے تھے۔ ابتدائی طور پر ہمیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان میں طلباء کو پروگرام میں لانا خاصا مشکل کام تھا۔ پروگرام کے بارے میں آگاہی دینا اہم عوامل میں سے ایک تھا۔ طلباء اس پروگرام کی اہمیت سے واقف نہیں تھے اور اس مقابلے سے حاصل ہونے والے فوائد اور کام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ طلباء کو کس طرح پروگرام میں شامل ہونے کی ترغیب دیں۔ طالب علموں کی مزید حوصلہ افزائی کے لیے ہماری یونیورسٹی آئی سی ٹی اکیڈمی میں، جسے ہواوے نے MUET میں بنایا ہے، باقاعدہ تربیت فراہم کرتی ہے اور ہم نے PS کے نصاب میں سرٹیفکیشن پروگرام کو بھی شامل کیا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارے طالب علم مقابلے میں شامل ہو سکتے ہیں اور آخر کار مقابلہ جیت سکتے ہیں۔ یہ مقابلہ اساتذہ کے لیے بھی اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا ایک بڑا حوصلہ افزا موقع ہے۔ ہواوے نے پورے پاکستان میں 90 سے زیادہ اکیڈمیز تیار کی ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے کہ ہواوے نے نوجوانوں کو اس سطح پر لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے جہاں ان کی صلاحیتیں بین الاقوامی پلیٹ فارم پر چمک سکتی ہیں۔ پاکستان میں یونیورسٹی کے طلباء کی جدت طرازی اور تخلیقی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے دوران
मुकाबला और मुतल्लिका तरबियत कौमी ICT मुसाबकत और डिजिटल तब्दीली को बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करती है, जो क्लासरूम और पेशा वराना काम की जगह के दरमियान एक रब्त का काम करती है। ICT मुकाबले में अब 2 ट्रैक हैं, प्रैक्टिस और तख्लीक। प्रैक्टिस का मुकाबला शुरका के इल्म और हुनर पर मरकूज़ है। इसमें तहरीरी इम्तिहान और लेबॉर्ट्री का इम्तिहान शामिल है और दर्जाबंदी स्कोर की बुनियाद पर की जाती है। जिद्दत तराजी का मुकाबला काम के जामे होने पर मरकूज़ है। शुरका की सलाहियतें जैसा कि मसनूई ज़हानत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और क्लाउड का इस्तेमाल करते हुए तिजारती और समाजी फ़वाइद के साथ काम या हल तलाश करने की ज़रूरत है। ये सब उनके मुस्तकबिल के करियर की तरक्की के लिए कीमती तजर्बात हैं। चीन उन ममालिक में सर फहरिस्त है जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT का अच्छा निज़ाम है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो ताउन और दोस्ती है वो शानदार है। मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में हवावे जैसी बड़ी IT कंपनियों के ताउन से हम ICT के शोबे में पाक चीन ताउन को आला सतह पर फ़रोग दे सकते हैं। कोविड-19 वबाई मर्ज ने टेक इकोसिस्टम की तरक्की को तेज कर दिया है। 220 मिलियन अफराद के मुल्क के तौर पर, जिनमें से तकरीबन 2/3 की उम्रें 30 साल से कम हैं, पाकिस्तान तेजी से अमेरिका और चीन से बाहर सबसे मुतहरक टेक्नोलॉजी माहौलियाती निज़ाम के तौर पर उभरा है। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की तरक्की के लिए इस उम्मीद अफजा डायनामिक को मजबूत करने के लिए नौजवान डिजिटल टैलेंट को सपोर्ट करना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी बरामदात को बढ़ाना चाहते हैं और तिजारती खसारे को कम करना चाहते हैं तो इसका वाहिद रास्ता अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करना है, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा असासा है और नौजवानों और टैलेंट में सरमायाकारी के लिए ये सबसे मौजूद रास्ता है। इसके अलावा आजकल तालिब इल्म बाकायदा मुलाजमतों की तलाश में नहीं है, वो फ्रीलांसिंग की तलाश में हैं जो IT इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी मार्केट में ज़्यादा दस्तयाब हैं। पाकिस्तान, यूरोप और अमेरिका वगैरह के लिए IT की खिदमत देने वाले उभरते हुए ममालिक में से एक है। तो मुझे लगता है कि ये नया दौर है जिसमें पाकिस्तान को IT इंडस्ट्री को फ़रोग देना चाहिए। मैं हमेशा इस ICT मुकाबले को ICT टैलेंट को फ़रोग देने और एकेडमी और इंडस्ट्री के दरमियान रवाबित पैदा करने की एक अहम मिसाल के तौर पर पेश करता हूँ। मैं तालिब इल्मों की हौसला अफजाई करूँगा कि वो इसमें शिरकत करें और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करें। अगर मुनासिब तरीके से हौसला अफजाई की जाए और सहूलियात दी जाएँ तो ICT इंडस्ट्री मुल्क के मौजूदा तिजारती खिसारे पर काबू पाने और बरामदात को बढ़ाने के साथ साथ बेरोज़गारी के मसले से निमटने में मदद कर सकती है। डॉक्टर फ़हीम के पास मुतअद्दिद कौमी और बैनुल-अक़वामी तख्लीकी इशाअतें हैं। 2022 में उसने टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में IEEEP पाकिस्तान की तरफ से शानदार कारकर्दगी हासिल की। इतनी कामयाबियों और बुलंद शोहरत के साथ वो अब भी इस रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। डिजिटल पाकिस्तान को फ़रोग देने के लिए हमें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है और बहुत सी खिदमात को डिजिटाइज़ करना होगा जो हम अब बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेहत और तालीम वगैरह के मुख्तलिफ शोबों में रिवायती तौर पर कर रहे हैं। इन तब्दीलियों के लिए मज़ीद तरबियत याफ्ता हुनरमंदों की ज़रूरत है जो IT के माहिर हों। मेरा अगला मकसद ये है कि मैं अपनी तरबियती सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद सीखूं और मैं इसकी भी तारीफ़ करूंगा कि ट्रेनर्स और तालिब इल्मों को दीगर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जैसा कि क्लाउड कंप्यूटिंग, मसनूई ज़हानत, बिग डेटा और सिक्योरिटी वगैरह में माहिर बनाने के लिए मज़ीद तरबियत दी जाए ताकि हमें हालिया रुझानात तक रसाई हासिल हो सके। नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़।